Hello students, welcome to our online classes. Today we will start the first chapter of civics, that is chapter number 28 from unit 4, and the name of the chapter is the Indian Constitution and the need for laws. है ना। हमारा भारतीय संविधान क्या है और क्यों हमें आवश्यकता पड़ती है कानून की। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल लॉज यूज्ड फॉर गवर्निंग अ स्टेट और कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो क्या है, तो एक फंडामेंटल लॉ है, यानी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जिसके तहत ही कोई भी राष्ट्र या कंट्री, जिसको आप कह सकते हैं, वो चलता है। इफ़ लॉज आर रिटन डाउन इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जो नियम कानून बने हैं उस वो लिखित है, यानी लिखा गया है उसको बकायदा, तो उसको हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूटियो विच इज़ यूज्ड फॉर रेगुलेशंस एंड ऑर्डर। अब कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड कहाँ से आया है, कहाँ से निकल करके आया, तो लैटिन वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूटियो उससे ही बना है, जिसका मतलब क्या होता है, रेगुलेशंस और ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स। The constitution of a country describes the power of a government as well as its limitation. Constitution जो है कंट्री का, वो क्या डिस्क्राइब करता है आपको, तो किसी भी गवर्नमेंट का पावर डिस्क्राइब करता है और लिमिटेशंस क्या है उसके, वो भी बताता है। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी भी कंट्री को सिर्फ पावर मिल जाता है और उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है, अनलिमिटेड पावर होता है, नहीं। अगर पावर्स मिला है तो उसका कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी है। अपार्ट फ्रॉम द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, द प्रोसेस टू बी फॉलोड वाइल मेकिंग अ लॉ इज ऑल्सो लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ अधिकार और आपकी जो कार्य हैं उन्हीं का वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि किस तरह से हम एक लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हैं, बनाए हैं, और उसको फॉलो किस तरह से करना है उसके बारे में भी बताया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गाइडलाइंस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एनी डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के लिए, यानी काम करने के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस भी उसमें दिए गए हैं। किसमें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान विश्व में एक बहुत ही बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है, ये भी जान लीजिए आप लोग। और ये कब से इफेक्ट में आया, कब से लागू हुआ है बाबू, तो ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। In our constitution, India is defined as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. हमारे भारत के संविधान में भारत को क्या बोला गया, तो सॉवरेन वर्ड, सोशलिस्ट वर्ड, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक वर्ड का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इन इंडिया द सिटीजन आर एश्योर्ड जस्टिस, क्वालिटी एंड लिबर्टी, है ना। भारत में कोई भी सिटीज़न है तो उसको न्याय मिलेगा, उसको इक्वलिटी मिलेगी और उसके लिए सारी चीज़ें लिबरल होती है, उदारवादिता, ये हमारे संविधान ने अपनाया है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका द इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉज इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में लॉज, जो नियम कानून है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन एवरी सोसाइटी लॉज एंड रेगुलेशंस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रिवेंट द रिच एंड पावरफुल from dominating the society, thereby ensuring a safe and fair environment which is necessary for building a healthy and progressive society. हमारी सोसाइटी में लॉज और रेगुलेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं ताकि रिच और पावरफुल जो लोग होते हैं उनके डोमिनेशन से, यानी उनका जो दबदबा होता है सोसाइटी में, उससे जो लोग रिच नहीं है, पुअर हैं, पावरफुल नहीं है, उनको क्या मिल सके, तो उनको एक सेफ गार्ड मिल सके, यानी कहने का मतलब है उनको बचाया जा सके, उनके लिए भी एक फेयर इन्वायरमेंट, यानी बहुत ही अच्छा एक वातावरण बने समाज में, और उससे हमारा क्या होगा, समाज जो होगा वो काफ़ी ही बेहतर और प्रोग्रेसिव होगा। इट इज़ अ पावरफुल दैट ऑल शुड फॉलो द लॉ। ये इसीलिए ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, इंपॉर्टेंट है कि सभी लोग लॉ को फॉलो करें। इन केस लॉज आर ब्रोकन और वायलेटेड देयर आर प्रोविजंस दैट द वायलेटर्स गेट पनिशमेंट। अगर कोई भी इंसान, आप सब भी ये जानते होंगे कि लॉ को तोड़ता है तो उसे क्या मिलती है बाबू, तो उसे पनिशमेंट मिलती है। देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा एक
फोटोग्राफ दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इसमें आपको बताया प्रेम्बल से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी हुई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द legality of law. It is the constitution which outlines the laws of a country and thus legality of law is derived from the constitution. कोई भी constitution है, कोई भी लॉ है, वो लीगल कैसे होता है, मतलब वो लॉ कैसे बना, उसको कैसे हम लॉ मान ले, कानून नियम कैसे मान ले, तो उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली, यानी हमारे संविधान में उसको अपनाया गया, उसके बारे में चर्चा की गई है, इसीलिए वो क्या होता है, लीगल हो जाता है। इट मेक्स श्योर दैट द गवर्नमेंट डज नॉट इनैक्ट लॉ विच वॉलेट द राइट्स ऑफ द सिटीजन। कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनेगा या फिर गवर्नमेंट अपनाती नहीं है या बना नहीं सकती है जिससे कि आम जनता को, कोई सिटीजन्स के अधिकारों को वायलेट किया जाए, यानी उससे छीना जाए या उसको कम किया जाए। मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड हैव द पावर टू डिक्लेयर लॉ। बहुत सारे जो भी ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन हैं हमारे वर्ल्ड में, उनके पास पावर है ताकि वो लॉज को डिक्लेयर करें विच गो अगेंस्ट देयर प्रिंसिपल एंड नल एंड वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास पावर है तो हम, ऐसा नहीं है कि पावर का यूज़ करके किसी भी लॉ को बना सकते हैं, नहीं, हम उसी लॉ को बनाएंगे जिससे कि हमारे सिटीजन्स को बेनिफिट मिले और उनके लॉज को उनके राइट्स को वायलेट न करें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाबू लॉ एंड डिसेंस। डिसेंस क्या होता है ये देखिए। डिसेंस मीन्स टू डिसएग्री और टू अपोज, है ना। डिसेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ पे हम डिसएग्री करते हैं या फिर उसका हम अपोज करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री द सिटीजन आर अलाउड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉ डैट वॉलेट देयर फ्रीडम। हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में हम सब रहते हैं, आप सब जानते होंगे या जानते हैं। तो फिर अगर कोई भी ऐसा नियम बनता है जो कि हमारे अधिकारों को छीन रहा है, हमारे फ्रीडम को छीन रहा है, तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। वन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द पीपल washing against unfair rules and regulation was the salt satyagraha, which was carried out as a part of civil disobedience movement during the Indian independence movement. देखिए, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ एक रूल्स लाया था, एक लॉ बना दिया था कि अगर नमक पे भी उन लोगों ने टैक्स लगा दिया था, नमक खरीदने पे भी टैक्स। तब उस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको हिंदी में बोलते हैं। उसमें क्या हुआ था, उसमें में हम लोगों ने इस रूल्स और रेगुलेशन का विरोध किया था, ठीक है। इसके बारे में कुछ और डिटेल्स दिया हुआ है, देख लीजिए। देखिए, द सॉल्ट सत्याग्रह कब हुआ था बाबू, तो 1929 में। द सॉल्ट सत्याग्रह वॉज लॉन्च टू प्रोटेस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट्स impositions of the salt tax in 1882 में जो गवर्नमेंट ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था, उसको विद्रोह किया गया है ना 1929 में, और इसको सॉल्ट सत्याग्रह, है ना, नमक सत्याग्रह का नाम दिया गया। सॉल्ट इज़ द बेसिक नेसेसिटी एंड द गवर्नमेंट ट्राइड टू मोनोपोलाइज द कलेक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट। सरकार, ये आप जानते हैं कि बिना नमक के, या नमक हमारा एक बेसिक नेसेसिटी है, बहुत आम ज़रूरत है, तो सरकार ने क्या चाहा, तो सरकार ने, अंग्रेज़ी गवर्नमेंट ने चाहा कि इसको अपने तरीके से कंट्रोल किया जाए, इसको बनाना कैसे है, कहाँ बेचना है, कितने दाम में लाना है ना। मोनोपोलाइज, है ना, मोनोपोली एक वर्ड होता है, उसी से मोनोपोलाइज बना है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है बाबू, तो मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, यानी सिर्फ हमारा ही अधिकार होगा, जो होगा तो इस वजह से लोगों ने क्या किया, इसका विद्रोह करना शुरू किया। इट ऑल्सो एक्सेप्टेड द रिप्रेशन नेचर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। इससे एकदम साफ जो रिप्रेसिव नेचर था किसका भाई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, एकदम दबा करके, है ना, डरा करके अपने काम को निकालना, वो भी हमारे सामने आया, ठीक है। द सॉल्ट सत्याग्रह मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड वॉज started on 12 March 1930 with गांधी मार्च फ्रॉम साबरमती टू डांडी। साबरमती डांडी दोनों एक जगह का नाम है जो कि गुजरात में है। साबरमती से डांडी पैदल मार्च किए थे, है ना, मार्च का मतलब चलना, ठीक है ना। गांधी जी चले थे 12 मार्च को ये शुरू हुई थी, और मार्च 12 मार्च आपका डेट हो गया, मार्च महीने का 12 तारीख 1930 का, और दूसरा मार्च का मतलब हो गया चलना, चले थे पैदल। गांधी जी वॉक ऑल द वे फ्रॉम हिज आश्रम टू द कोस्टल village in Gujarat where he violated the salt
लॉ, जहाँ पे उन्होंने सॉल्ट लॉ का क्या किया था, तो विद्रोह किया था। नेक्स्ट है आपका द एंटी लिकर कैंपेन। The anti-liquor campaign started in 1999 by a woman of Nellore district of Andhra Pradesh, है ना। एंटी-लिकर कैंपेन जो है ना शराब के खिलाफ, है ना, कैंपेन 1999 में एक नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जिला का नाम है आंध्र प्रदेश में, वहाँ की औरत ने शुरू किया था। द डिस्ट्रिक्ट वॉज फेसिंग प्रॉब्लम owing to growing dependence of the male folk on alcohol. Thus, the women in the region carried out a series of protests against the liquor traders. The movement is significant as it empowered the local women and also because it led to the state-wide ban on the sale of alcoholic beverages in 1995. देखिए यहाँ पे क्या है, अल्कोहल, आप अभी भी जानते हो कि हमारे बिहार में भी अल्कोहल बैंड है, आप सब जानते ही होंगे। तो ये एंटी लिकर जो कैंपेन है यहाँ पे जिसकी बात हो रही है, तो ये एक औरत के द्वारा, औरतों के एक समूह के द्वारा नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है वहाँ शुरू किया गया था। और स्टेट वाइड बैंड का इनको जो अल्कोहलिक बेवरेज था, बेवरेज का मतलब क्या होता है, एक बेवरेज वर्ड है, बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, पीने वाला पदार्थ, तो उसको बैंड को लेकर के डिमांड किया गया था, क्योंकि लिकर ट्रेडर्स जो थे उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया गया था, औरतों ने किया था, ताकि ये शराब को बंद किया जा सके और इसको इलीगल बैंड किया जा सके, यू कैन सी। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे समरी है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड दिया हुआ है, इसको बनाइएगा। जितने भी वन लाइनर पॉइंट्स इसमें बनते हैं दैट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यू शुड मस्ट राइट दैट थिंग्स इन कॉपी। ओके, वी विल स्टडी मोर इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।